डे 5 ऑफ आवर 12 डे सीरीज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज हमारा चैप्टर 5 है जो कि है ऑर्गेनाइजिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या होंगे, शॉर्ट एंड लॉन्ग। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाहर मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही कुछ नहीं आएगा, आ सकता है, बट अगर ये भी कवर कर लोगे तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैं ज़्यादातर आप लोगों को केस स्टडीज नहीं करवाती हूँ क्योंकि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के करनी होती है, बट आपको एक आइडिया हो जाए केस स्टडी किस तरीके से पूछी जाएंगी, तो इस चैप्टर की मैं आप लोगों को केस स्टडीज कवर करवाऊंगी, इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक से पूछी जा सकती हैं वो। सबसे पहले हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, जो कि सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि अथॉरिटीज कैन बी डिलीटेड बट रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट एक्सप्लेन। अथॉरिटीज जो है वो डिलीटेड हो सकती हैं बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं हो सकती हैं, इस चीज को हमें एक्सप्लेन करना है। सबसे पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है दिस रेफर्स टू प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो हमारा एब्सोल्यूट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, इसके एक्सप्लेनेशन क्या है। व्हाइल ए मैनेजर कैन असाइन अ टास्क authority to be a subordinate, they remain answerable to their own senior for the outcome। जब एक मैनेजर एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए अपने सबॉर्डिनेट को बताता है, तो मतलब वो उसके पास अथॉरिटी, वो उसको बता रहा है कि आपको ये टास्क परफॉर्म करना है, तो वो जो सबॉर्डिनेट है वो आंसरेबल रहेगा सीनियर को, अपने को, कि भाई ये टास्क परफॉर्म हुआ नहीं हुआ। डेलीगेशन डज नॉट मीन द एडिक्शन, द मैनेजर इज स्टिल रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द टास्क। अब बेशक मैनेजर ने वो काम किसी और को दे दिया, सबॉर्डिनेट को दे दिया, अपने नीचे जो बंदा काम करता है उसको दे दिया, बट मैनेजर तो उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा ही रहेगा ना। अगर वो काम पूरा नहीं होता है तो सबॉर्डिनेट के साथ साथ मैनेजर को भी सुनना पड़ेगा, और मैनेजर को ही ज्यादातर सुनना पड़ता है क्योंकि मैनेजर ने उसको काम दिया है, क्योंकि वो काम मैनेजर को दिया गया था। अब मैनेजर ने किसी और को दिया, वो काम नहीं हुआ, तो फिर मैनेजर को सुननी ही पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन के क्या क्या एलिमेंट होंगे। देयर आर द 3 important elements of delegation. Delegation consists of 3 independent elements. First was authority. Authority का मतलब क्या होता है, right to command and use resources। कमांड करने का, जो रिसोर्सेज है उनको यूज करने का अथॉरिटी होती है कि भाई ये मेरे पास अथॉरिटी है, मैं इनको कमांड कर सकता हूँ और जो रिसोर्सेज है उनको यूज कर सकता हूँ। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द असाइन टास्क, कि भाई आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जो असाइन टास्क है वो आपको परफॉर्म करना है। देन अकाउंटेबिलिटी, बीइंग आंसरेबल टू फॉर द फाइनल आउटकम, जो फाइनल आउटकम है उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल रहेंगे कि आपको इसका आंसर करना पड़ेगा, बीइंग आंसरेबल टू द फाइनल आउटकम। नेक्स्ट हमारे जो आते हैं वो आते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जो कि हमारे इंपॉर्टेंट है। केस स्टडीज में आपको कवर करवाती हूँ। केस स्टडी के अंदर हमारी डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन से केस स्टडी पूछी गई, एक सिनेरियो दिया गया है। तो सिनेरियो के अंदर क्या है, द सीईओ ऑफ जेट टेक सॉल्यूशन नोटिफाइड दैट ऑल द माइनर डिसीजंस सच एज अप्रूविंग small offices expenses or changing a team meeting times are coming to his desk. To this lead to delay in the strategic planning. He decided to empower the departmental head to make these decisions independently. Eventually, he also allowed team lead to handle their own resources allocation within a set budget. देखो जो छोटे छोटे डिसीजंस, एक सीईओ है जेटेक सॉल्यूशंस का, जिसने एक बोला है कि जो छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं, जैसे ऑफिस के एक्सपेंसेस हो गए, टाइम मीटिंग चेंज करनी है, तो वो उसकी डेस्क पे नहीं आने चाहिए। वो डेस्क पे अगर आते हैं, अगर वो साइड डिसीजन लेता है तो स्ट्रेटेजी प्लानिंग में जो है वो डिले होता है। तो इस वजह से उन्होंने क्या बोला कि डिपार्टमेंट हेड को बोला कि आप अपने जो डिसीजन है वो इंडिपेंडेंटली लीजिए, और टीम को अलाउड किया कि जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी एलोकेशन है, वो अपने अकॉर्डिंगली अपने बजट को सेट करके उनको हैंडल करो। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमारे क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द सीईओ। सीईओ ने क्या कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट किया है वो हमें एक्सप्लेन करना है, आइडेंटिफाई करना है। डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेशन और एनी 3 बेसिस, हमें डेलीगेशन का एक डिफरेंस बताना है 3 बेसिस के ऊपर। स्टेट 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस फॉर द कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाइड। देखो एक चीज मैं आपको बताती हूँ, एक चीज हमेशा याद रखना कि क्वेश्चन के अंदर ही आंसर होता है। जब भी आप केस स्टडी पढ़ोगे तो घबराना नहीं है कि भाई क्या दे दिया, कितनी बड़ी केस स्टडी है, क्या है क्या नहीं है, नहीं। आप ये चीज देखोगे क्वेश्चन के अंदर ही आपको आंसर मिलेगा। अब यहाँ पे जिक्र किया गया है डेलीगेशन का, है ना, तो डेलीगेशन से आपको समझ जाना चाहिए कि जो केस स्टडी है ये ऑर्गेनाइजिंग से है। डेलीगेशन की बात हो रही तो मतलब कुछ ना कुछ चीजें डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन से ही रिलेटेड हैं।
सबसे पहला हम आइडेंटिफाई करेंगे फर्स्ट के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें क्लू कहाँ दिया गया है, मैंने आपको एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से एक्सप्लेन की है, तो इनको आराम से समझना। क्लू क्या है? द शिफ्ट इज अ पॉलिसी डिसीजन अफेक्टिंग मल्टीपल लेवल डिपार्टमेंटलाइजेशन हेड एंड टीम हेड रेदर देन ए वन टू वन टास्क असेसमेंट। यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है क्योंकि यहाँ पे पॉलिसीज को मतलब शिफ्ट करने की बात हो रही है, मल्टीपल लेवल्स के ऊपर बात हो रही है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के ऊपर बात हो रही है कि भाई डिपार्टमेंट अपना अपना काम खुद करेंगे, अलग अलग हेड करेंगे, टीम लीड करेगी, रदर देन कि भाई एक एक इंसान को टास्क परफॉर्म किया जाएगा। नहीं, अपने अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपना अपना काम करेंगे। और ये चीज हमारी इसके अंदर कंप्लीटली बोली गई है कि देखो, ही डिसाइड टू एम्पावर द डिपार्टमेंटल हेड टू मेक देयर डिसीजन। मतलब यहाँ पे डिपार्टमेंट्स की बात हुई है, क्वेश्चन के अंदर ही आपको आंसर मिलेगा। नेक्स्ट आता है डिस्टिंग्विश, बेसिक डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, नेचर। सबसे पहले कंपल्सरी, A manager cannot do everything optimally depending on the top management policy। मैनेजर जो वो खुद हर एक चीज नहीं कर सकता है, वो डिपेंड होता है जो मैनेजमेंट की पॉलिसीज हैं ऊपर की उन पे। स्कोप लिमिटेड बिटवीन सुपरवाइजर एंड इमीडिएट सबॉर्डिनेट, वाइड स्प्रेड अक्रॉस ऑल लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लिमिटेड होते हैं सुपरवाइजर एंड इमीडिएट सबॉर्डिनेट्स के अंदर, और वाइड स्प्रेड होता है हर एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। पर्पस क्या रहता है? टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ द मैनेजर। जो डेलीगेशन है उसके अंदर क्या पर्पस होता है कि जो मैनेजर का बर्डन है उसको रिड्यूस करना। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है? टू इंक्रीज द रोल एंड ऑटोनॉमी ऑफ सबॉर्डिनेट। ये इंक्रीज करता है रोल और जो ऑटोनॉमी होते हैं सबॉर्डिनेट की उनकी। दैट्स इट। इसके बाद आता है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन की क्या इंपॉर्टेंस रहेंगी? सबसे पहले आती है डेवलप इंटेंटिव among subordinates, it help lower level manager to take their own decision, increasing their confidence। ये lower level जो managers होते हैं उनको decision लेने में help करता है, मतलब कि उनको जैसे डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है उसके अंदर अपने अपने, इन्होंने बोला ना कि अलग अलग हेड अपने अपने डिसीजन लो, छोटे मोटे डिसीजन मेरे पास लाने की जरूरत नहीं है, तो उनके डिसीजन पावर को बढ़ाता है। इंक्रीज द डिसीजन पावर एंड क्विक डिसीजन मेकिंग, सिंस द पावर टू डिसाइड इज नियर टू द पॉइंट टू एक्शन ऑफ एक्शन, देयर इज नो नीड टू वेट फॉर अप्रूवल थ्रू अ लॉन्ग चेन। अब इन्होंने बोल दिया कि भाई मेरे पास हर चीज लाने की जरूरत नहीं है, अपने डिपार्टमेंट के डिसीजन अपने आप लो, तो उनको लॉन्ग चेन को फॉलो करने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं पहले वहां जाऊंगा, उनके डेस्क पे रखेंगे, फिर वो अप्रूवल देंगे, फिर हम काम करेंगे। नहीं, लॉन्ग चेन को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। वो अपने अपने जो डिसीजंस हैं वो इजीली ले सकते हैं और आसानी से ले सकते हैं, जल्दी ले सकते हैं। अगर आपको किसी दूसरे इंसान की वेट करनी पड़ती है तो आपको उस चीज में टाइम लग जाता है, डिसीजन लेने में टाइम लग जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, वो आता है Organizing is considered a bridge between planning and performance. In lighting of the statement, explain the importance of organizing function। ये भी देखो, organizing की function पूछे गए हैं हमें, डायरेक्टली नहीं पूछे गए बट इनडायरेक्टली वही चीज पूछी गई है ना। ऑर्गेनाइजिंग भी एक ब्रिज होता है प्लानिंग और परफॉर्मेंस के बीच में, तो हमें ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शंस को डिफाइन करना है। देन सबसे पहला हमारा आता है ऑर्गेनाइजिंग ए विजुअल बिकॉज इट प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फ्रॉम एन एंटरप्राइजेस। ऑर्गेनाइजिंग जो है वो विजुअल इसलिए होता है क्योंकि एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है। इट्स इम्पोर्टेंस इंक्लूड, सबसे पहले बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए गए हैं जो स्पेशलाइज्ड है उस डिपार्टमेंट में, उस काम में उनके अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए हैं, तो उससे आपको बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन मिलता है। सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ जॉब लीड टू अ पर्सन परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक टास्क रैपिडली गेनिंग एक्सपर्टीज। जब सिस्टमैटिक एलोकेट की गई हर एक जॉब तो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए उनको एक्सपर्टीज की जो है वो मिलेंगे, एक्सपर्टीज काम करेंगे, एक्सपर्टीज के हेल्प मिलेगी उनको। क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, it defined how reports to whom, reviewing ambiguity in communication and command। ये डिफाइन करता है कि भाई किसको रिपोर्ट करनी है, कब करनी है, कम्युनिकेट करता है और कमांड करता है कि भाई क्या रिपोर्ट है, किसको करनी है, उस चीज को बताता है, क्लियरिटी दिखाता है वर्किंग रिलेशनशिप के अंदर।
optimum utilization of resources. It prevents overlapping of work and ensure that human and material resources are used efficiency. ये क्या है, ये ओवरलैपिंग नहीं करने देता है, मतलब कि रिसोर्स को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करता है ताकि लोगों का भी और मटेरियल का भी अच्छे तरीके से यूज कर पाए। अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे तो अलग अलग डिपार्टमेंट के ऊपर अलग अलग उनके हेड होंगे। हेड अगर एक इंसान 150 लोगों के ऊपर ध्यान रख रहा है, एक इंसान 10 लोगों पे ध्यान रखना है, तो आसानी से आप ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मटेरियल का सही तरीके से यूज कर पाएंगे। अडॉप्टिंग टू चेंज अ वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अलाउ अ बिजनेस टू मॉडिफाई इट्स डिपार्टमेंट्स और पोजीशन टू मीट चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो अलाउ करता है बिजनेस को मॉडिफाई करने के लिए, उनको डिपार्टमेंट्स को मॉडिफाई करने के लिए, ताकि जो भी एक्सटर्नल डिपार्टमेंट है वो जो भी चेंजेस होते हैं उनको इजीली अडॉप्ट कर पाए। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन बाय क्लियरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग जॉब एंड रिलेटेड ड्यूटीज इफ इट अवॉइड कंफ्यूजन एंड डुप्लीकेशन। क्लियरली सारी चीजें होंगी, क्लियर आपकी जॉब है, क्लियरली आपकी ड्यूटीज असाइन की गई हैं, तो कोई भी कंफ्यूजन या डुप्लीकेशन, मतलब कोई भी काम दोबारा नहीं होगा और कोई भी काम में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट हमारी जो केस स्टडी आती है वो आती है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के से, उसके ऊपर है हमारी केस स्टडी। सिनेरियो हमें दिया गया है, अ ब्राइट माइंड्स LTD Limited employees often gather in the criteria to discuss their common interest in cricket and music. The interaction have led to better coordination during work hours, even though these groups are not part of the official company chart. Identify the type of organization mentioned here and can this type of organization is deliberated created by the management, why or why not. अब ये जो हमारा दिया गया है और ये हमारा क्वेश्चंस दिए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेट एनी एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एडवांटेजेस बताने, डिसएडवांटेजेस बताने ऑर्गेनाइजेशन की, और हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहले जो हमारी ब्राइट माइंड लिमिटेड है, एम्प्लॉयज को इकट्ठा करते क्राइटेरिया बनाया है कि भाई उनका किसका क्या कॉमन इंटरेस्ट है, मतलब किसी का क्रिकेट में, किसी का म्यूजिक में है, तो वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं। इंटरेक्शन करने से क्या होगा, उनका अच्छा एक कोऑर्डिनेशन बनेगा। जब आपकी किसी इंसान से पर्सनली बातचीत होती है ना, तो एक अच्छा कोऑर्डिनेशन आपका उनके साथ बनता है। ग्रुप्स बनते हैं, ऑफिशियल तो वो नहीं है कंपनी के चार्ट के अंदर, बट इनऑफिशियल तो ग्रुप्स होते ही हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आता है कि एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग है ना, फॉर्मल में तो नहीं आ रहा है। ये चीज देखो, एक चीज आप देखना कि आपको क्वेश्चन के अंदर ही आंसर मिल रहा है। जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेंशन हियर, कि किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है ये, इस चीज को मेंशन करो। अब पर्सनल चीजों की बात हो रही है, पर्सनल इंटरेक्शन की बात हो रही है, पर्सनल जैसे जो भी आपकी हॉबी है उसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे ऑफिशियली ये चीजें तो नहीं हो सकती। इन्होंने ये चीज बोली भी है, नॉट अ पार्ट ऑफ द ऑफिशियल कंपनी चार्ट। ऑफिशियल कंपनी चार्ट का पार्ट नहीं है, तो इनऑफिशियल का मतलब इनफॉर्मल है ना। तो पहले हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो यही है, आइडेंटिफाई इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। देन सेकंड जो है हमारा, सेकंड हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, कैन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बी डेलिब्रेटेड क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट, बाय और बाय नॉट। ये जो इस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, मतलब कॉमन इंटरेस्ट के साथ जो ग्रुप्स में जोड़ा जाता है, ये ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू क्रिएट की जाती हैं या नहीं की जाती हैं, नहीं की जाती तो क्यों नहीं की जाती हैं, ये चीज हमें एक्सप्लेन करनी है। अब जो भी इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं, जैसे हमारे स्कूल में भी होते थे, कॉलेज में भी होते थे, कि भाई जो टीचर्स ने बना रखे वो अलग होते थे, स्टूडेंट्स जिनका बातचीट अच्छी होती थी जिनके साथ आपकी, तो उनके साथ आपके कॉमन ग्रुप्स होते थे, है ना। तो वो इनफॉर्मली होते थे, वो फॉर्मली तो नहीं होते थे। तो नो, इट कैन नॉट बी डेलिब्रेटेड क्रिएटेड, ये नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन ने क्रिएट किए होते हैं। इट अराइज सेपेंटलेसली आउट ऑफ द सोशल इंटरेस्ट एंड पर्सनल फ्रीक्वेंसी कॉन्टेक्ट अमंग एम्प्लॉयज। जो पर्सनली उनकी टच है, पर्सनल जो उनकी फ्रीक्वेंसी है, और जो उनका सोशल इंटरेस्ट है, मतलब जिसका जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंगली क्रिएट की जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है स्टेट एनी एडवांटेज, वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग। हमें इसकी एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज बतानी है ऑर्गेनाइजिंग की। तो सबसे पहले हमारी आती है फास्ट कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन स्प्रेड क्विकली थ्रू द ग्राफिकेशंस विदाउट फॉलोइंग ए फॉर्मल पाथ। इसके अंदर जो है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर फास्टली कम्युनिकेशन होती है, इंफॉर्मेशन जो है वो इजिली ट्रांसफर की जा सकती है एक फॉर्मल पाथ के थ्रू। नेक्स्ट आती है हमारी इसकी डिसएडवांटेजेस, स्प्रेड ह्यूमर्स, इट
can become a source of misinformation. They make work against the interest of formal organization. ह्यूमर्स बहुत ज्यादा होते हैं भाई, देखो ग्रुप जितने भी जिसके भी होते हैं उनमें झगड़े भी बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। ये चीज आपने नोटिस की होगी कि किसी ने कोई किसी की बात कह दी, किसी ने किसी की बात कोई फैला दी, किसी ने अपना कोई सीक्रेट किसी को शेयर किया था और वो सीक्रेट जो है वो लीक हो गया। तो इससे क्या होता है कि ह्यूमर्स क्रिएट होते हैं, स्प्रेड होते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन जाती है लोगों के पास, और उससे क्या होता है कि काम में भी इंटरेस्ट होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंटरेस्ट है वो उसके बाद अगेंस्ट में चली जाती है, क्योंकि अगर आपका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है, आपका इंटरेस्ट वहाँ नहीं लग रहा है, आपका मन वहाँ नहीं लग रहा है, तो फिर जो वो इंसान है वो काम भी अच्छे से नहीं कर पाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने जो केस स्टडीज हैं कुछ वो कवर किए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना था कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी है जो हमारी होगी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग की, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलते हैं सारे वीडियो के साथ। श्री राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।